जब इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर ही नहीं, इंटरनेशनल यूएन ने डिक्लेयर किया 1975 को कि ये दशक इंटरनेशनल वुमेन्स डेकेड मानी जाएगी, और तब से वो 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर ज़रा ज़्यादा ही ज़ोर-शोर से मनाया जाने लगा। वो जो पहली मेक्सिको में शायद कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद नायरोबी में हुई, वगैरह-वगैरह, तब से बहुत तेज़ी से विदेशी फॉरेन फंडिंग एजेंसीज का आगमन हुआ भारत में। और विदेशी फॉरेन फंडिंग एजेंसीज ने, यहाँ नहीं कि सड़कें बनाने में मदद कर दे, डेवलपमेंट में ये वो फलां ढिमका, इनका मुख्य उद्देश्य था नैरेटिव मैनेजमेंट अगेंस्ट हिंदू सोसाइटी। और बहुत तेजी से इन्होंने सबसे पहले हमारी एकेडमिक संस्थाओं को कब्जा किया, फंडिंग दे के। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च में फोर्ड फाउंडेशन ने भारी फंडिंग दी, यूनिवर्सिटीज में विमेन स्टडीज डिपार्टमेंट, फेमिनिस्ट स्टडीज, उसके बाद दलित स्टडीज, उसके बाद फलां ढिमका स्टडीज, एनवायरनमेंट स्टडीज, एक के बाद एक ये करते गए। पर शुरुआत विमेन स्टडीज से की, और फेमिनिज्म को प्रमोट करने के लिए तो एक तरफ एकेडमिक माफिया तैयार किया, फेमिनिस्ट माफिया, दूसरी तरफ फॉरेन फंडेड एनजीओ तैयार किए बड़ी भारी मात्रा में, और करोड़ों रुपया एनजीओ को बांटा गया। अब कुछ तो फेमस हो गए, नाम हीरो बन गए, मैग्सेसे अवार्ड मिल गए, ईला भट्ट को, इंदिरा जयसिंह जैसी वकील इतनी सुपर हीरोइन बन गई केसेस के। क्यों? क्योंकि इन सभी को करोड़ों रुपया दिया जा रहा है। आप देखेंगे वही एक पूरा गैंग है वकीलों का, लॉयर्स कलेक्टिव मान लो, और ये कॉलिन गोंसाल्विस हैं वगैरह वगैरह, ये सारे, वृंदा ग्रोवर, रंजना कुमारी, इनके सारे जो एनजीओ इकट्ठे हो जाते हैं। कोई भी इशू आता है और उसमें सीपीएम का बहुत अहम रोल रहता है। सीपीएम के बहुत सारे एक्टिविस्ट ने भी अपने फॉरेन फंडेड एनजीओ किए हुए हैं। कम्युनिस्ट देशों से वो पैसा नहीं अब लेते, कम्युनिस्ट अमेरिका से ही लेते हैं, फोर्ड फाउंडेशन के पेरोल पे ही काम करते हैं। यानी ये जो कम्युनिस्ट माफिया है, इसको भी अमेरिकन डीप स्टेट मैनेज कर रहा है। और ये जो एनजीओ को पैसा आता है और एकेडमिक्स को आया विमेन स्टडीज, फेमिनिस्ट स्टडीज, जेंडर स्टडीज प्रमोट करने का, वो उसके पीछे कन्वर्जन माफिया था। आप देखिए अधिकतर फंडिंग एजेंसीज चर्च फंडेड फंडिंग करती हैं। नाम इन एनजीओ के बहुत हिंदूवादी होंगे, शक्ति वाहिनी, सबला, बिल्कुल हिंदू नाम रखेंगे, बहुत मानव अधिकारों की बात करते हुए, ह्यूमन राइट्स, विमेन्स राइट्स, दलित राइट्स, मतलब ऐसा लगता है कि बस इनका दिल पसीजा जा रहा है इस भारत में अन्याय देख के, हिंदू समाज में अन्याय देखते हुए। और ये जो कमजोर तबके हैं, महिलाएं हैं, तथा अन्य तथाकथित शोषित वर्ग हैं, उनके हकों के लिए बात करें। तो एक मॉरल हेलो भी इनको समाज ने ही नहीं बल्कि सरकार ने भी पहना दिया। और आप देखेंगे सरकार की जितनी एडवाइजरी बॉडीज है, हर मिनिस्ट्री में इनकी घुसपैठ है। अभी मोदी जी जितना मर्जी चिल्ला ले सोरोस के नाम से, ये फॉरेन फंडिंग के नाम से, कि मेरे खिलाफ ये लोग जो लड़ रहे हैं, मेरे खिलाफ जो प्रचार कर रहे हैं, वो विदेशी ताकतों के बलबूते पे। पर आपने किसी को बैन किया? सोरोस के एनजीओ को बैन किया? मैंने तो बहुत खुलासे किए, कि इनको बैन क्यों नहीं करते। हमने तो 2014 में ही हम 21 लोगों ने एक साइन पिटिशन दी थी, जो मैं पर्सनली डिलीवर करके आई थी मोदी जी को, कि कृपया फॉरेन फंडिंग को बैन कीजिए। ये एनजीओज इस देश का ताना बाना और विशेषकर हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। अब ये देखिए जितने भी कानून आए हैं, या 498A भी, या एंटी डाउरी लॉ भी, केवल हिंदू समाज के पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। केवल हिंदू परिवार इन कानूनों से नष्ट हो रहे हैं। केवल वो ही ग्रसित हैं,
मुसलमान समाज, आपने कभी सुना कि किसी मुस्लिम पुरुष ने अपनी पत्नी की ज्यादती से डर कर या हैरेसमेंट से तंग आकर सुसाइड की हो? नहीं। वो समाज ने अपने को इकट्ठा कर रखा है, उस समाज की स्त्रियां, औरतें कहना चाहिए उन्हें, तो वो अपने को औरत मानती है, वो कभी अपने समाज के विरोध में जाके कुछ नहीं करती। और जो मान लीजिए ट्रिपल तलाक के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में गई, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हमें यूसीसी चाहिए, उन्होंने यही कहा कि हमें चाहिए मुस्लिम पर्सनल लॉ ही, पर थोड़ा सा रिफॉर्म हो जाए, जैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ और देशों में, मलेशिया में या पाकिस्तान में चल रहा है, वो हिंदुस्तान से बेहतर मुस्लिम लॉ है, हमें वैसा चाहिए, वो रिफॉर्म चाहिए। ये नहीं कहा कि हमें इस्लामी कानून शरिया नहीं चाहिए, एक ने भी खड़े होके नहीं कहा। ये जो तथाकथित लिबरल बनती हैं शबाना आजमी और सवा नकवी, इन्होंने भी कभी नहीं कहा कि यूसीसी चाहिए, यूसीसी के विरोध में खड़ी है, क्योंकि उन्हें मालूम है जब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बरकरार है वो सारे समाज को जोड़े रहेगा। और जो भी इनके अंदरूनी मसले होते हैं, चाहे स्त्री पुरुष का हो, चाहे कोई और भाई भाई का झगड़ा हो, इनके समाज के अंदर ही मुल्ला मौलवी बैठ के वो फैसले करा देते हैं और समाज टूटता नहीं है। समाज टूटता नहीं है, न्याय हो अन्याय हो वो हमें उससे अभी कोई लेना देना नहीं। वो समाज अपने को जोड़े हुए है, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटता एक दूसरे के खिलाफ। वो काटते हैं तो हिंदुओं को हैरेस करने के लिए वो जाते हैं कोर्ट में, पुलिस में। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को हैरेस करने के लिए नहीं जाता। ये बहुत अहम बात है। और हिंदू समाज में ये पूरी प्रवृत्ति जागृत हो गई कि भाई भाई का झगड़ा तो पुलिस और अदालतें, पड़ोसी का कार पार्किंग पे ही झगड़ा तो पुलिस और अदालतें, बहन और भाई का झगड़ा, दो बहनों का झगड़ा, माँ पिता से झगड़ा, कोर्ट और अदालत। यहाँ और ये पति पत्नी का जो बेडरूम में हो रहा है आपका, उसको लेके भी आप नंगे होने पहुंच जाते हैं अदालतों में। तो इसलिए समाज टूट रहा है। रेप लॉ को चैलेंज करते हुए मैंने हाई कोर्ट में याचिका भी डाली थी, 3 साल तक उस पर सुनवाई भी हुई। और फिर मैं गई थी इसी इन्हीं प्रोविजंस को लेके, बाकायदा मैंने डिटेलिंग की कि कितना दुरुपयोग हो सकता है, इसमें निहित है कैसे प्रावधान जो केवल मिसयूज के लिए बनाए गए हैं। तो चल रहा था केस, लेकिन जो भाजपा के काल में आते आते जो सरकारी वकील हैं, बिल्कुल यूपीए काल की तरह सरकारी वकील पूरी तरह इंदिरा जयसिंह और फॉरेन फंडेड एनजीओस के साथ खड़े हो जाते थे उन्हीं की बात में हाँ में हाँ मिलाने। तो मैं लॉ मिनिस्टर के पास भी गई, मैं अमित शाह के पास भी गई कि आप जो भी फैसला करना हो, कृपया मेरी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, मेरी पिटिशन पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए कि क्या मैं तथ्य पेश कर रही हूं, कानून पढ़ तो लीजिए जो आपने पारित किया है। मैं गिड़गिड़ाने इन सबके पास गई और लॉ मिनिस्टर ने मुझे ये कह दिया 2 टके का जवाब, देखिए हम तो ये रिस्क लेने वाले नहीं है, आपकी फेमिनिस्ट बहनें हमें कच्चा चबा जाएंगी। तो कानून से कोई, और फेमिनिस्ट बहनें इसलिए नहीं कि वो फेमिनिस्ट है, वो फॉरेन फंडेड है फेमिनिस्ट है, वो लॉ कमीशन की मीटिंग्स में बैठती हैं, वो कानून बनवाने में बैठती है। और मैं दावे के साथ कहती हूँ जो जितने भी कानून बने हैं लॉ कमीशन ने इस्तेमाल इंदिरा जयसिंह जैसी दुष्टात्मा पिशाची महिलाओं को इस्तेमाल करके वहां उन कमिटीज में बिठाया है। ड्राफ्टिंग इन्होंने की है, लॉ कमीशन ने तो खुद ड्राफ्ट भी नहीं किया, क्योंकि इतने ये लॉलेस कानून है, इतने ड्रैकोनियन है, यही सारे बैठ के ड्राफ्ट भी देते हैं, पार्लियामेंट में कोई पढ़ता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्त्रियों के हक की बात है, किसकी हिम्मत कि वो अपने को एंटी वुमेन सिद्ध करे। जब ये कानून पारित हो रहे थे पार्लियामेंट में, मैं सिर्फ उनके खिलाफ लिखी नहीं, बोली नहीं, मैंने जाके बहुत से एमपीज को उस समय, भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के एमपीज को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया कि कृपया पढ़ लीजिए आप पारित क्या कर रहे हैं।
बिना डिबेट के होते थे ये पारित। भाजपा भी जो वैसे बड़ी हिंदुत्ववादी पार्टी, राष्ट्रवादी, फ्लां ढिमका, कभी कानून पढ़ा नहीं। इनके जो महिलाएं भी एमपी हैं वो बिल्कुल खड़ी होती थी बृंदा करात के साथ और इन जैसी दुष्टात्माओं के साथ, हाँ में हाँ मिलाते हुए, नारे उनके साथ देते हुए, जैसे बहुत बड़ा स्त्रियों के लिए कोई नियामत की माँ का कलेजा लाके पेश कर रहे हैं। ऐसे ऐसे उनका व्यवहार होता था, पढ़ती भी नहीं थी। अब वो तो पैसे खाई हुई थी। इंदिरा जयसिंह को हर ऐसे कानून के लिए, या वृंदा ग्रोवर को, या रंजना कुमारी को, वगैरह वगैरह, इन सब को इन कानूनों के फेवर में मुहिम चलाने के लिए, जजेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए 5 स्टार होटल्स, डेस्टिनेशन लोकेशन पे, कभी गोवा में कॉन्फ्रेंस हो रही है, सारे जजेस को ले जाया जा रहा है, कभी विदेशों में कॉन्फ्रेंस हो रही है, जजेस को ले जाया जा रहा है, और उनको इंटरनेशनल नेटवर्क्स के साथ जोड़ा जा रहा है। ये काम ये करते थे एनजीओस, मीडिया इनके पॉकेट में ये फीड करते हैं। तो हमारी जर्नलिज्म जो है ये प्रेस रिलीज जर्नलिज्म है, इनके पेरोल पे होते हैं। केस हुआ नहीं, पहले से ही इनकी प्रेस रिलीज जा चुकी है कि कल अखबार में क्या आपने छापना है। तो जो वो इनके पेरोल पे जर्नलिस्ट हैं वो बिना पढ़े, बिना फुल स्टॉप कॉमा चेंज किए, बिल्कुल हूबहू जो रिपोर्ट ये चाहते हैं वो अगले दिन प्रेस में आ जाती थी। ये मेरी खुद आंख की देखी बात है। और जितने भी एमपीज के पास, जितने भी लॉ मिनिस्टर्स के पास मैं मिन्नतें करने गई कि पढ़ तो लो, सुन तो लो, जो मैं कह रही हूं उसको एक नजर भर तो देख लो, नहीं किया। जैसे अमित शाह ने मुझे आश्वासन दिया रेप लॉ को लेके, और खापों के खिलाफ जब ये मुहिम चला रही थी, खापों का केस भी इसी दुष्टात्मा की मुहिम के तहत चल रहा था। तो मैंने जब अमित शाह जी से कहा, उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं मैं लॉ मिनिस्टर के साथ आपकी मीटिंग कराऊंगा और वगैरह वगैरह, तो मैं बड़ी आश्वासित हो गई कि अमित शाह जी कह रहे हैं तो होएगा ही कुछ ना कुछ। हुआ उसका बिल्कुल विपरीत। और मेरा मानना है इसमें पीएमओ ने डायरेक्ट हस्तक्षेप किया। और जो अगली हियरिंग आई, कोई लॉ मिनिस्टर के साथ बैठ के चर्चा नहीं हुई, उन्होंने मेरी सबमिशंस नहीं पढ़ी। हुआ उल्टा, वो ये कि अगली जब हियरिंग आई, 3 साल से केस चल रहा था, वो कांग्रेस काल से शुरू हुआ था और उससे ज्यादा चल चुका था शायद। एकाएक जिस दिन हियरिंग भी नहीं होनी थी, आर्गुमेंट नहीं होने थे, हमारा सीनियर वकील भी नहीं था, मैं भी उस दिन कोर्ट में नहीं थी, क्योंकि हमारे वकील को केवल कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। एकाएक जज साहब कहते हैं ये तो केस हमारी जुरिस्डिक्शन में है ही नहीं, मैं इसको डिसमिस कर रहा हूं। आज तक कभी आपने सुना है? 3 साल चल रहा है केस, सबमिशन, आर्ग्यूमेंट हो चुके हैं पार्शल। एडमिशन के समय मैं आर्ग्यू किए थे, उस वक्त गीता मित्तल थी हाईकोर्ट की जज, उन्होंने सुना भी और उन्होंने खारिज नहीं किया। लेकिन उन्होंने भी तुरंत इंदिरा जयसिंह को पार्टी बना लिया, खुद ही बना लिया कि इनका तो होना जरूरी है। तो खारिज कर दिया केस, खारिज कर दिया। आप सोचिए 3 साल चलता हुआ केस बिना हमारी बात सुने, बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए। तो ये मैं मानती हूँ ये पीएमओ से ही ऑर्डर होगा। उस समय लॉ मिनिस्टर कौन था? रविशंकर जी थे। बात तो बहुत प्यार पीएमओ का ही होगा, वो वहीं से आदेश पाते थे, प्यार से ही करते थे और मतलब मित्रता के लहजे से करते थे। लेकिन कोई उनकी किसी मिनिस्टर की कोई बिसात तो है नहीं, पीएमओ ही ये मैनेज करता है। और जब मोदी जी को पता चल जाए कि किसी केस में मधु इन्वॉल्व है, मधु किश्वर कुछ कहने की बात कर रही है, तो उन्होंने वैसे भी, क्योंकि मैं फॉरेन फंडेड एनजीओस के खिलाफ मुहिम पहले दिन से चला रही हूँ 1980 के दशक से, तो मोदी जी का जो मेरे प्रति एक अंदरूनी दुराग्रह है वो ये कि हम आरएसएस वाले भी तो लेते हैं। हमने तो एफसीआरए पार्टियों, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी खोल दिया, तो ये क्या फालतू की बात कह रही है। और
आरएसएस के लीडर्स ने मुझे कहा भी, आप क्या फॉरेन फंडेड एनजीओज के खिलाफ बात करते हो, हमारे तो आरएसएस के एनजीओज भी लेते हैं, अच्छा काम करते हैं, विदेशी पैसा देना चाहते हैं तो क्यों ना लें हम। ये और संसद में सोरस का गाना गा के लोगों को भरमाते हैं। सोरस समाज सोरस रेसिपिएंट एनजीओज के खिलाफ मैंने खुलासे किए, और उनमें सबसे प्राइम एनजीओ है जो माया दारूवाला चलाती है, बहुत इन्फ्लुएंशियल एनजीओ जिसने पुलिस रिफॉर्म का सारा ठेका, मोनोपोली अपने हाथ में ले ली थी, और वो सोरस के बहुत करीब है, उसकी कई सारी बॉडीज में भी है। ये सैम मानेकशॉ की बेटी है, वो ऐसे लोगों को कब्जा करते हैं। तो वो कैसे कैसे हिडन एजेंडा वाले पुलिस रिफॉर्म्स लाई हैं, और पूरी मोनोपोली उनको दे दी गई। ये सारा मैंने सिद्ध करके कहा कि इनको तो बंद कीजिए, और ये जो इंडियन पुलिस फाउंडेशन करके एनजीओ बना लिया है, वो प्रकाश सिंह जी के साथ मिलके काम करती थी, ये इंडियन पुलिस कहाँ से आ गई, वो पुलिस का लोगो भी इस्तेमाल करते हैं। प्लीज एक्शन लीजिए। होम मिनिस्ट्री के एक बिल्डिंग में उनको जगह भी दी हुई थी ऑफिस की, ये सब मैंने खुलासे किए, तो कोई थोड़ी सुनने वाला है। और ये तो नूरा कुश्ती है कि सोरोस और ये फलां ढिमका। मोदी जी ने कभी किसी फॉरेन फंडेड एनजीओ के खिलाफ कोई एक्शन लिया नहीं, लिए तो किया तो सिर्फ नौटंकी की उन एनजीओज की जिनको नोटिस भेजा कि अपने अकाउंट सबमिट कर दो, और जिन्होंने अकाउंट भी नहीं सबमिट किए उनके खिलाफ थोड़ा बहुत नाम के वास्ते एक्शन हो गया, बाकी किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। फोर्ड फाउंडेशन को बैन नहीं किया गया, फोर्ड फाउंडेशन जैसी अनेकों फॉरेन फंडिंग एजेंसीज को बैन नहीं किया गया, सोरस फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस को बैन नहीं किया गया। सिर्फ अमित शाह नहीं, मैं फिर लॉ कमीशन के चेयरमैन के पास गई और मैंने कहा चलिए आप नया कानून बना तो नहीं सकते, पर आप हमेशा सुप्रीम कोर्ट में नए नए पेशकश करते रहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आपसे सलाह भी मांगती रहती है, और आपके अधिकार क्षेत्र में आता है कि ये जो कानून फॉरेन फंडेड एनजीओज ने हमारे स्त्रियों के नाम पर, मैंने उस वक्त सिर्फ स्त्रियों का हवाला देते हुए कहा, हालांकि बाकियों पे भी जरूरी है, उस पे मैं बाद में आऊंगी। तो ये जो स्त्रियों के नाम पे पिशाची किस्म के कानून थोपे गए हैं, समाज को कॉन्फिडेंस में लिए बिना इनका आकलन तो कर लीजिए, क्योंकि लाखों परिवार, अब करोड़ों भी हो सकते हैं, अब तो वो तबाह हो रहे हैं। और सुसाइड्स बाय मेल विक्टिम्स ऑफ मिसयूज ऑफ दीज लॉज, ये इतनी एक एपिडेमिक की तरह फैल रही है, और पुलिस इसको ना रिकॉर्ड भी नहीं करती, जैसे विमेन एट्रोसिटीज को करती है। मिसयूज ऑफ लॉज अगेंस्ट मेन, पुलिस ने अभी तक कोई, बीपीआरडी ने कोई कैटेगरी बनाई ही नहीं, पर हो रही है। और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता भी चल रहा है, हमारे पास कितने केसेस आते भी हैं। तो मैंने उन्हें भी कहा, आग्रह किया कि आप एक हाई पावर्ड कमेटी बनाओ, रिव्यू तो कर लो। उनका पता है क्या था सवाल मुझसे, इस पर इंदिरा जयसिंह का और ग्रोवर का क्या रवैया है। मैंने कहा उन्हीं ने तो करोड़ों रुपया लेके ये कानून थोपे हैं, उनका रवैया तो इसके खिलाफ ही होगा। कसम से लॉ कमीशन के चेयरमैन मुझे कहते हैं, इन दैट केस मधु प्लीज, आई एम रियली सॉरी, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, बट आई डोंट थिंक आई कैन टेक ऑन दिस। यानी ऊपर से आदेश है कि इंदिरा जयसिंह के खिलाफ जो है कोई भी चीजें नहीं होनी चाहिए फॉरेन फंडेड एनजीओज के, और क्योंकि वो सबसे, ये शी इज द क्वीन बी ऑफ फॉरेन फंडेड एक्टिविज्म। ठीक बात है, अन्वेषक जी के अच्छे से सुझाव हैं। और सोरस वाली बात भी है कि करें, पर मैम ने कहा कि सोरस ठीक है, समाज के लिए सोरस जो है नुकसानदायक है, लेकिन सोरस फंडेड एनजीओ पे यहाँ कार्रवाई कौन करेगा? इन्होंने तो नाम लिख के दिया, गृह मंत्री तक सबको दिया, कार्रवाई तो कोई कर ही नहीं रहा, केवल उसका उपयोग कर रहे हैं चुनावी वो लोग। हमारी वेबसाइट पे सोरस फंडेड एक बहुत महत्व का एनजीओ है, उसके ऊपर मैंने
खुलासा करते हुए कि कितना उसका गलत एजेंडा है, पुलिस रिफॉर्म के नाम पर उन्होंने क्या-क्या अंधेरगर्दी नहीं मचाई, फॉरेन फंडेड एजेंडा लाके हमारी पुलिस को कमजोर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कैसे-कैसे ऑर्डर लाके हमारी पुलिस व्यवस्था को और चरमरा बनाने का जो काम किया, वो पूरा मैंने डिटेलिंग करके मेरे manushi.in पे डाला हुआ है। मैं आपको दूंगी, आप उसका लिंक डाल देना इस पॉडकास्ट के साथ। पर ठीक होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सबको टैग किया मैंने कि ये देखिए क्या हो रहा है। और कुछ संसद में बहस कर रहे हैं सोरस पे, लेकिन सोरस फंडेड एनजीओ पे कार्रवाई 10 साल में कौन करता है? नेहरू तो आके करेगा नहीं, बिल्कुल वो तो ये नहीं करना है। हर्ष मंदर है, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही हुई, हालांकि उसके एनजीओ में ये भी निकल के आया कि बच्चों का बहुत सेक्सुअल शोषण होता है, खाना भी भरपूर नहीं दिया जाता। इतना भ्रष्ट एनजीओ है वो, जो आईएएस की नौकरी छोड़ के जिसने एनजीओ शुरू किया, आप सोचिए तो कितना बड़ा धंधा है ये, कितने करोड़ों रुपया उसको मिलता है। और वो सोरस के जो बॉडीज हैं, गवर्निंग बॉडीज, उसमें भी है, माया दारूवाला भी है, इंदिरा जयसिंह भी उसके साथ शामिल है, योगेंद्र यादव भी सोरोस का चमचा। वो तो मैंने देखा कैसे सीएसडीएस के दिनों से अपनी रिपोर्ट, डेमोक्रेसी पे रिपोर्ट के लिए खास अमेरिका से बुलाता है अमर्त्य सेन। और इन सब पे कौन कार्रवाई करेगा? अब ये जो सरकार खुद को राष्ट्रवादी कहती थी, जब ये नहीं करेगी कौन करेगा? पता नहीं कौन करेगा।